आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के चैप्टर 1 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पार्ट 2 की, जिसमें हम 1858 से लेकर 1947 तक, मतलब सीधे तौर पर आज हम ताज शासन को कवर करेंगे। पहली वीडियो में हमने जो कंपनी का शासन था हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर अधिनियम तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम ताज शासन को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो अब ये जो ताज शासन शुरू हो रहा है 1858 से 1947 तक, इसमें ये चीजों को ध्यान रखना कि चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे। 1858 में जो कुछ भी हो रहा है उसके कुछ असर 1861 में दिखेंगे, 1861 के कुछ असर 1892 में दिखेंगे, ऐसे ही 1909, 1919, 1935 ऐसे अधिनियम आगे बढ़ते रहेंगे। तो लिंक करते हुए चलना है चीजों को। हम बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की। तो 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ही 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ है। इसमें क्या हुआ था, अभी तक 1853 तक जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था भारत में। मतलब शासन तो ब्रिटिश राजशाही था, ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, लेकिन उसे कंट्रोल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां थी, 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां थी वो पूरी तरह ही ब्रिटिश सरकार को चली गई थी। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सीधे तौर पे ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। चाहे वो गवर्नर संबंधी शक्ति हो, चाहे क्षेत्र या फिर राज्य से संबंधी शक्ति हो, सभी ब्रिटिश सरकार को चली गई थी। पूर्ण नियंत्रण भारत में 1858 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार का था। जब ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण था तो ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगी और उनमें बदलाव करेगी। वैसा ही उसने किया। जो गवर्नर जनरल बने थे, भारत के गवर्नर जनरल, जिन्हें 1853 के चार्टर एक्ट में वीटो शक्ति मिल गई थी, वीटो शक्ति, ठीक है, उन गवर्नर जनरल का पद नाम बदला गया है 1858 में, और उनका पद नाम बदल के उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया था। शक्तियां नहीं बदली हैं, केवल पद नाम बदला है। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बनाया गया। उसके बाद अभी जो पहले के जो अधिनियम थे उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। अब इन दोनों ही को इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया और इनकी शक्तियां भारत के राज्य सचिव को दे दी गई। मतलब एक नए पद का सृजन हुआ, भारत का राज्य सचिव, और उस राज्य सचिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन जितनी भी शक्तियां थी वो चारों तरफ से कवर करके राज्य सचिव को दे दी गई। क्या राज्य सचिव अकेले काम कर लेगा? क्या वो सभी को संभाल लेगा? अकेले नहीं संभाल सकता। तो राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण करके राज्य सचिव की सहायता के लिए दिया गया। उसमें 15 सदस्य थे। अब यहाँ वायसराय बन गए, राज्य सचिव बन गए, उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन हो गया। लेकिन अब जो राज्य सचिव है उनकी 15 सदस्यीय परिषद है, उन्हें वेतन भी तो मिलना है, तो उन्हें वेतन कहाँ से मिलेगा? तो ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया और उसने क्या करा, जो राज्य सचिव और जो 15 सदस्यीय परिषद थी उसको वेतन तो भारत के राजस्व से जाना था, लेकिन उस पर शासन कहाँ का चल रहा था? वो किसके कंट्रोल में थी? वो लंदन के कंट्रोल में थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में राज्य सचिव था, लेकिन उसका वेतन भारत के राजस्व से जा रहा था।
न केवल राज्य सचिव का बल्कि जो 15 सदस्यीय परिषद थी उसका भी वेतन। जब इतना हो गया उसके बाद अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद, इसको फटाफट रिकॉल करते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 का अधिनियम पारित हुआ। इसमें बदलाव क्या क्या किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा? पहली चीज कि इसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे, अच्छा ये जो शासन था 1858 का शासन, ये उस समय जो ब्रिटिश सरकार में जो पद था वो किसके अधीन था? महारानी विक्टोरिया के। तो भारत भी पूरी तरह किसके अधीन हो गया था? महारानी विक्टोरिया के। फटाफट इसको रिकॉल करते हैं। तो पहली चीज ये थी कि जो भारत की गवर्नर जनरल का पद था वो वायसराय को चला गया, पद नाम बदला गया, वायसराय पड़ गया। दूसरी चीज इसमें क्या थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनकी शक्तियां समाप्त की गई। एक नए पद का सृजन हुआ जिस पद का नाम था भारत के राज्य सचिव। ठीक है, उस पद मतलब राज्य सचिव को सारी शक्तियां दे दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तीसरी चीज, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद और राज्य सचिव का वेतन कहाँ से था? भारत के राजस्व से, भारत के राजस्व से। लेकिन कंट्रोल किसका था? कंट्रोल लंदन से था। और चौथी चीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भारत के राज्य सचिव थे, ये एक निगमित निकाय थी, इसको क्या था कि ये भारत में भी मुकदमा कर सकती थी और इंग्लैंड में भी मुकदमा कर सकती थी। अगर ये किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है या ये किसी भी चीज से सहमत नहीं है तो ये भारत में भी मुकदमा कर सकती थी और इंग्लैंड में भी मुकदमा कर सकती थी, और राज्य सचिव के खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता था। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित हुआ है। विद्रोह के बाद पारित अधिनियम है 1858। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। गवर्नर क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, मतलब गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां किसको चली गई? ब्रिटिश राजशाही को चली गई थी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदला गया, वायसराय पड़ा। और उस समय जो पहले वायसराय बने थे, प्रथम वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया और भारत का राज्य सचिव, एक पद का सृजन किया गया भारत के राज्य सचिव का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। ठीक, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ था। भारत के राज्य सचिव और 15 सदस्यीय परिषद का वेतन, जो वेतन था वो कहाँ से जाना था? भारत के राजस्व से, और जो संचालन था वो कहाँ से था? लंदन से था। राज्य सचिव परिषद एक निगमित निकाय थी और ये मुकदमा कर सकती थी, भारत में भी ये मुकदमा कर सकती थी और इंग्लैंड में भी कर सकती थी, और राज्य सचिव के खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता था। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में इतना ही है। इसके बाद अब हमारा आएगा 1861 का अधिनियम, जिसमें कुछ चीजें तो एक चैन की तरह चलती रहेंगी और कुछ चीजों में बदलाव होंगे। अब 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें क्या क्या चीजें हुई? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इसमें पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है, अब जब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई तो जो सदस्य संख्या है या मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो इसमें क्या किया गया था कि जो सदस्य संख्या थी कार्यकारी परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसको 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था।
पहले थी 4 सदस्य संख्या और फिर बढ़ाकर कर दी गई थी 5। ठीक है, बढ़ाकर 5 कर दिया गया था, जिसमें से 3 सदस्यों को, 5 सदस्यों में से 3 को कम से कम 10 वर्ष का भारत में रहकर प्रशासनिक सेवा में काम करने का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया था। और जो बचे 2 थे, उन 2 में से एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव भारत में रहकर होना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब 5 साल भारत में रहकर विधि संबंधी अनुभव होना ही चाहिए उसको। उसके बाद इसमें क्या क्या किया गया था कि जो वायसराय थे, वायसराय को विधान परिषद में ये शक्तियां दी गई थी कि अब जो वायसराय थे वो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी कि जो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 हैं, उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य कर दिया गया था। मान लो कि सदस्य संख्या विधान परिषद में मनोनीत सदस्य संख्या वायसराय के द्वारा 8 हो गई, तो इन 8 सदस्यों में से 4 का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। 4 सरकारी और 4 गैर सरकारी। यही सदस्य संख्या अगर 10 होती तो उसमें 5 सरकारी और 5 गैर सरकारी होने थे। तो विधान परिषद में न्यूनतम 6, मतलब कम से कम 6 सदस्य आप मनोनीत कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया था वायसराय के लिए विधान परिषद में। अब जो विधानसभा, वो विधान परिषद में ये उनको शक्तियां दी गई, तो 1862 में जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे उस टाइम में? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो वायसराय ने इन शक्तियों का प्रयोग किया और वायसराय ने 1862 में 3 भारतीयों को मनोनीत किया, जो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में मनोनीत किया गया था। अब जो वायसराय को शक्तियां थी वो केवल विधान परिषद तक सीमित नहीं थी, उन्हें विधानसभा में भी शक्तियां दी गई कि विधानसभा में भी आप भारतीयों के नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। विधानसभा किसके कंट्रोल में था? तो विधानसभा 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए थे, जिनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, उन्हीं राज्य सचिव के कंट्रोल में विधानसभा थी। और विधान परिषद किसके कंट्रोल में थी? तो विधान परिषद सीधे तौर पे वायसराय के कंट्रोल में थी। अब जो वायसराय थे, हमने कहा था 1858 के अधिनियम में हमने बताया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे, 1853 के चार्टर एक्ट में उन्हें वीटो पावर मिली थी। फिर 1858 में गवर्नर जनरल का पदनाम बदला, उन्हें वायसराय बनाया। फिर 1861 में जो वायसराय बने थे, उनको जो शक्तियां राष्ट्रपति को होती हैं वही शक्तियां उन्हें दे दी गई। मतलब अध्यादेश लागू करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई, आपात स्थिति लगाने की शक्ति वायसराय को दे दी गई, और भी बहुत सारी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। और वायसराय ने फिर क्या किया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी 1861 में वायसराय के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी 1861 में ही हुई थी, जब बंबई और मद्रास की शक्तियां उन्हें वापस दे दी गई थी। तो 1861 से फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। तो फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं कि 1861 में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की यहाँ पे नींव रखी गई थी। अब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई तो कार्यकारी परिषद में भी कुछ बदलाव आएंगे।
तो यहाँ पे सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 की गई, जिनमें से 3 को तो 10 साल का प्रशासनिक संबंधी अनुभव होना था, और जो 2 थे उनमें से एक को 5 साल का भारत में रहकर विधि संबंधी अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद जो विधान परिषद थी, विधान परिषद में जो वायसराय थे उनको न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति दी गई थी। अब जब ये शक्ति दी गई थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इन्होंने 1862 में 3 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। उसके बाद वायसराय जो थे उनको विधानसभा में भी भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति दी गई थी। विधानसभा किसके कंट्रोल में थी? राज्य सचिव के। और विधान परिषद वायसराय के कंट्रोल में थी। जो वायसराय थे उन्हें आपात स्थिति में अध्यादेश लागू करने की शक्ति भी दी गई थी। वायसराय ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में ही मद्रास और बम्बई की शक्तियां उन्हें पुनः वापस लौटा दी गई थी। मतलब 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। तो इसमें इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 3 को 10 साल का भारत प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य था, और जो एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव। वायसराय को विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति मिली थी, और जिनमें कम से कम जो आधे थे वो गैर सरकारी होने अनिवार्य थे। उसके बाद वायसराय ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति मिली थी। कहाँ? विधानसभा में। इनको विशेष अधिकार भी मिले थे, जैसे आपात की स्थिति में अध्यादेश लागू करना, ये सारी। और इन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी, मतलब मद्रास और बम्बई को पुनः उनकी शक्तियां वापस लौटाती थी। संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, मतलब यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी हुई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1892 के अधिनियम की, जिसमें 2 चीजें आई थी। एक तो बजट पर बहस कर सकते थे इसमें, और दूसरा जो निर्वाचन था वो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहाँ से हुई थी 1892 से। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे, जब 1892 पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो बजट पर बहस और एक निर्वाचन पद्धति। दोनों ही चीजें हैं जिनकी शुरुआत 1892 से हो रही है। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, पहली लाइन। दूसरी, इसमें निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं है। निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष थी, अर्थात मनोनीत। इनका मतलब क्या है? 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें निर्वाचन तो हुआ था, लेकिन वो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, जिसे हम मनोनीत की संज्ञा देते हैं कि सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन निर्वाचन की शुरुआत 1892 से कही जाती है। और यही कारण है कि निर्वाचन शब्द का इसमें उल्लेख नहीं है। अगर मनोनीत की बात करें तो यहाँ पे मनोनीत किया गया था। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो विधानमंडल था, उसके विधानमंडल के जो सदस्य थे उनके अधिकारों को भी बढ़ाया गया था। अब वो बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे। यहाँ पे वो बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे, ठीक है। बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, वो अपने विचार रख सकते थे, लेकिन उस बजट पर वो बहस नहीं कर सकते थे। बहस कब हुई है? बहस करने का अधिकार 1909 के अधिनियम में मिला है, लेकिन 1892 के अधिनियम में वो बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे।
उसके बाद क्या हुआ था कि सार्वजनिक हित मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार। अब ये जो सार्वजनिक हित के मामले होते थे, इसमें ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ सकते थे का मतलब ये है कि सार्वजनिक हित की जब बात होती है तो इसमें इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन जब भी कोई सार्वजनिक हित का मामला आता था तो इन्हें 6 दिन पूर्व इन्हें सूचित करना होता था कि हम सार्वजनिक हित के मामले में प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्हें 6 दिन पूर्व अनुमति के बाद में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। मतलब 6 दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ती थी कि हमें सार्वजनिक हित के मामले में प्रश्न पूछना है, उसके बाद ये प्रश्न पूछ सकते थे। तो 1892 में अगर देखे जाए तो 3 चीजें ही हैं। पहली ये है कि इसमें निर्वाचन की शुरुआत हुई, लेकिन निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं था, मनोनीत की संज्ञा जिसे हम दे सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। बजट पर विचार प्रस्तुत करना, बजट पर बहस नहीं कर सकते, विचार प्रस्तुत कर सकते थे। और तीसरी चीज ये कि सार्वजनिक हित के जो मामले थे उसमें 6 दिन पहले सूचना देकर ये अपने प्रश्न पूछ सकते थे। विधान मंडल के सदस्यों को ये अधिकार दिए गए थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी। अभी हमने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, जिसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, बजट पर बहस कर सकते थे। दूसरा, निर्वाचन पद्धति लेकिन अप्रत्यक्ष थी, मतलब मनोनीत कर सकते थे। और तीसरा, सार्वजनिक हित के मामलों में सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो 3 चीजें थी, एक बजट, दूसरा निर्वाचन अप्रत्यक्ष और तीसरा सार्वजनिक। तो 1909 में भी हम देख रहे हैं कि बजट हमें यहाँ मिल जा रहा है। दूसरी चीज निर्वाचन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, और सार्वजनिक हित के विषय में। तो ये 3 चीजें 1892 की ही 1909 के अधिनियम में आई हैं, जिनमें थोड़े बदलाव आए हैं। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसे मार्लिमेंटो सुधार से भी नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले तो इसमें जो परिषद थी उनका विस्तार हुआ था, परिषदों का इसमें विस्तार हुआ था। दूसरी चीज, अब बजट पर जो विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। 1892 का जो अधिनियम था उसमें बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, उसमें बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन 1909 के अधिनियम में अंतिम बजट पारित होने से पहले बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी दिया गया। जहां 1892 में सार्वजनिक हित के मामलों में प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी, अब 1909 में ये बदलाव किए गए और 1909 में जो सार्वजनिक हित के विषय थे उन पे सीधे तौर पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद हमारा आया था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो 1909 में क्या था, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर निर्वाचन। जाति, वर्ग, धर्म से क्या मतलब है, एक धर्म में अलग अलग जातियां होती हैं, है ना। एक जो धर्म होता है उसमें अलग अलग जातियां होती हैं, और अलग अलग जातियों के अलग अलग वर्ग भी होते हैं। तो वहां पे
1909 में यही हुआ था कि 1909 का जो अधिनियम था, इसमें जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। और निर्वाचन प्रणाली के आधार पर जो मुस्लिम्स थे उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, मुसलमानों के लिए जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। ये क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान ये होता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो केवल मुस्लिम्स को ही वोट दे सकते हैं। अगर मुस्लिम जनता है तो वो किसी मुस्लिम को ही वोट दे सकती है, उसे ही जिता सकती है। वो किसी अन्य धर्म के किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे सकती। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये था। उसके बाद जब गांधी जी ने देखा कि बजट पर बहस तक ठीक है, जो परिषद है उसके विस्तार तक ठीक है, सार्वजनिक हित के मामले में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी ठीक है, लेकिन जब बात आई थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अब निर्वाचन पद्धति अपनाई जा रही थी, मुस्लिम्स मुस्लिम को वोट दे सकते थे। इसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि आने वाले समय में इन चीज़ों में और विस्तार होगा। अभी केवल मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे रहा है, उसके बाद अब जो अन्य धर्म हैं जैसे सिख, ईसाई, ये सब भी अपने अपने धर्मों में सिर्फ अपने अपने प्रवर्तक को ही वोट देंगे। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था। तो परिषद के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ था। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब इसके तहत जो जाति थी, धर्म और वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अब मुस्लिम्स मुस्लिम को वोट दे सकते थे। अब इस एक्ट को गांधी जी ने सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1909 और 1919 में। तो 1919 पहले तो नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्ले मिंटो किसमें और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसमें है। तो 1909 जो है वो 1919 से छोटा है। और अगर दोनों के नाम की बात करें तो मार्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से छोटा है। तो इससे याद कर सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़, 1909 और 1919 के अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1919 में क्या है, 1919 में डिवाइड एंड का रूल यूज हुआ है। मतलब हर चीज को बांटा गया है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो शक्तियां हो, चाहे वो केंद्र और राज्य के विषय। द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई सीधे तौर पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ इसमें सीधे तौर पर। बजट, केंद्र का बजट अलग और राज्य का बजट अलग कर दिया गया। केंद्र के विषय सूची अलग कर दी गई, राज्य की अलग कर दी गई। तो इसमें डिवाइडेंड का रूल यूज हुआ है 1919 के अधिनियम में। क्या कहा गया है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद का गठन हुआ। अब जो केंद्र और राज्य के विषय थे उनको अलग अलग किया गया। मतलब केंद्र के विषय अब केंद्र के पास है, उन पे पूरा शासन केंद्र का है। राज्य के विषय राज्य के पास है, उस पर शासन राज्य कर रहा है अपने हिसाब से। मतलब कि जो राज्यों पर जो नियंत्रण था केंद्र का, उसको अब धीरे धीरे कम किया जा रहा था। उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी 1919 में। उसके बाद जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, हमने 1861 में पढ़ा था, हमने 1861 में पढ़ा था कि जो कार्यकारी परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 4 से बढ़ाई गई थी, 5 की गई थी, है ना। तो यहाँ पे जो कार्यकारी परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 6 है। तो 6 में से कम आधे सदस्यों को भारतीय होना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं
कि अब जो झुकाव है भारतीयों की तरफ होने लगा है। मतलब अब जो भी नियम कानून आ रहे हैं उनमें भारतीयों की हिस्सेदारी हो रही है ज्यादा से ज्यादा, मतलब आधी आधी हिस्सेदारी भारतीयों की देखी जा रही है। तो यहाँ पे जो वायसराय की कार्य परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल का भी विस्तार हुआ था। पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में भी था, लेकिन 1919 में अंतर क्या है, जो 1909 का पृथक निर्वाचन मंडल था उसमें केवल मुस्लिम्स जो थे उनके लिए बनाया गया था। जो मुस्लिम्स थे उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रावधान किया गया था। लेकिन 1919 जो था, 1919 में मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन सब के लिए पृथक निर्वाचन आया था। उसके बाद अभी हमने बताया था कि इसमें बजट पर बहस कर सकते थे। बजट पर बहस नहीं, गलत बोल दिया मैंने। इसमें जो था 1919 में, इसमें केंद्र और राज्यों के जो बजट थे उनको अलग अलग किया गया था। अब केंद्र का बजट अलग था और राज्य का बजट अलग था। तो इसको फटाफट रिकॉल करते हैं। अभी 1919 पहले तो इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। दूसरी चीज, केंद्र और राज्य की जो विषय सूची थी उनको पृथक किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई थी। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य किया गया था। पृथक निर्वाचन जो था उसमें अब मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन सभी के लिए पृथक निर्वाचन आया था। केंद्र और राज्य के जो बजट था उसको भी अलग अलग किया गया था। केंद्र का अलग बजट और राज्य का अलग बजट बनाया गया था। 1919 में और भी चीजें हैं। सेवेंथ पॉइंट है, संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मत अधिकार प्रदान किया गया। इनका कहने का मतलब ये है कि 1919 में क्या हुआ था कि अभी इस समय वर्तमान की स्थिति भारत में क्या है कि इस समय जो मतदान होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है या 18 से ऊपर है वो मत दे सकता है, अपना वोट डाल सकता है। लेकिन 1919 के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसको कहा गया सीमित संख्या में मतदान। सीमित मतदान प्रणाली थी। इसका मतलब ये था कि 1919 के टाइम पे जो व्यक्ति शिक्षित था वो मत दे सकता था, वो मतदान कर सकता था। जो व्यक्ति, अब यहाँ पे कर का जो जिक्र हुआ है, कर मतलब जो ज्यादा टैक्स देता था, मतलब जो ज्यादा अमीर था वो क्या कर सकता था, मतदान कर सकता था। और तीसरी चीज यहाँ पे दी हुई है सीधे तौर पे संपत्ति, जिसकी ज्यादा संपत्ति थी। तो पहली चीज क्या है कि व्यक्ति शिक्षित है तो वो मतदान कर सकता है। व्यक्ति कर ज्यादा देता है, टैक्स ज्यादा देता है तो वो मतदान कर सकता है। और तीसरी चीज, अगर उसकी संपत्ति ज्यादा है तो वो मतदान कर सकता है। इसलिए 1919 का जो मतदान था वो सीमित मतदान था, वयस्क मताधिकार पर मतदान नहीं था वो। उसके बाद क्या कहा गया, 1919 में वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। अब अभी हमने कहा था जब 1919 का जो अधिनियम था वो शुरू हुआ था तो हमने एक बात कही थी कि 1919 के अधिनियम से यूपीएससी में 2022 में क्वेश्चन बना था। ये मैं सेट ए की बता रही हूँ। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें सीधे सीधे कहा गया था कि जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई थी, उस द्वैत शासन प्रणाली में प्रांतों के विषय को 2 भागों में बांटा गया था। एक हमारे थे आरक्षित और एक हस्तांतरित। अच्छा, हस्तांतरित को आंतरिक विषय भी कहते हैं, ठीक है, अंतरित विषय भी कहते हैं। तो एक तो थे आरक्षित विषय, रिजर्व्ड, ठीक है, और एक थे हमारे हस्तांतरित विषय। तो उसमें कुछ 4 विषय दे दिए थे, जिसमें शायद था कि एक तो न्याय पे था, एक पुलिस,
पुलिस पे था, न्याय पे था, और मुझे याद नहीं है, भू राजस्व पे था। ऑप्शन कुछ ऐसे थे कि भू राजस्व, भू राजस्व पहला, दूसरा पुलिस, तीसरा शायद था वित्त, वित्त ही था शायद, नहीं न्याय था, न्याय, और चौथा था स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय प्रशासन। तो ये 4 पूछे गए थे इस बार के 2022 के यूपीएससी में, कि आंतरिक आरक्षित विषय बताने थे कि आरक्षित विषय कौन कौन से हैं, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिए हुए थे भू राजस्व, पुलिस, न्याय और स्थानीय स्वायत्त प्रशासन। तो इसमें जो स्थानीय स्वायत्त प्रशासन था ये नहीं था, क्योंकि ये हस्तांतरित विषय में आता है, और बाकी सब आरक्षित विषय के ही थे। तो ये 2022 में क्वेश्चन नंबर 51 सेट ए की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रांतीय और आरक्षित, प्रांतीय विषय में आरक्षित और हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? भूमि कर था, वित्त था, न्याय था, पुलिस था, पेंशन, समाचार पत्र और कारखाना आदि सेवाएं। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण और स्थानीय स्वायत्त निकाय। तो ये इतनी चीजें थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद 1935 के अधिनियम की बात करेंगे। उन्नीस सौ 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम को हम संविधान का प्रमुख स्रोत भी मानते हैं, क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीजें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी भी वर्तमान में भी जो सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ये सब 1935 के अधिनियम में है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। 1935 में संघीय शासन प्रणाली की नींव जरूर रखी गई थी, लेकिन संघीय शासन प्रणाली कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि जो देसी रियासतें थी वो कभी भी उन्होंने विलय नहीं किया, वो कभी भी मिलना नहीं चाहती थी और वो मिली भी नहीं। और उसी का परिणाम है कि जो संघीय व्यवस्था थी वो कभी अस्तित्व में नहीं आई। इस अधिनियम में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई थी। 1919 में संघ सूची केंद्र के जो विषय थे और जो राज्य के विषय थे उनको अलग अलग किया गया था। 1935 में ये तीनों सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची वो जो जिसमें केंद्र के विषय हैं, राज्य सूची वो जिसमें राज्य के लिए विषय हैं, जो अभी बताया था आरक्षित और हस्तांतरित, ये राज्य के विषय हैं, और उसके बाद समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, दोनों ही विषय इसमें आ जाते हैं। और अवशिष्ट सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से जो विषय बच गए उन्हें अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया, और उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? वायसराय का। यहाँ पे लिख लेते हैं 8वीं लाइन में, अवशिष्ट सूची जिसपे कंट्रोल था वायसराय का। ठीक है। अब 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था? जो भी दलित, महिलाएं या मजदूर या जो भी निम्न वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई। अभी तक सीमित संख्या में निर्वाचन था। अभी तक निर्वाचन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी?
कि या तो व्यक्ति शिक्षा मतलब शिक्षित हो व्यक्ति तो वो मतदान कर सकता है, दूसरा उसके पास संपत्ति हो तो वो मतदान कर सकता है, तीसरा वो टैक्स ज़्यादा देता हो तो वो मतदान कर सकता है। लेकिन अब 1935 में क्या हुआ, यहाँ पे जो दलित जातियां थी, जो महिलाएं थी, या जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था लाई गई। और जब निर्वाचन व्यवस्था लाई गई तो जो मताधिकार का विस्तार तो होएगा ही ना, जब और लोगों को निर्वाचन के लिए अब अवसर दिया जा रहा है, अब और लोग निम्न वर्ग भी निर्वाचन पद्धति में भाग ले सकते हैं, निर्वाचन व्यवस्था उनके लिए लाई जा रही है, तो मताधिकार का विस्तार तो होगा, एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे लगभग 10% जो जनसंख्या थी वो विस्तार हुआ, मताधिकार का विस्तार हुआ। उसके बाद आरबीआई की स्थापना हुई इसी अधिनियम के तहत, और दूसरा अभी बताया था कि अवशिष्ट सूची वायसराय के अंतर्गत आ गई। अब इसमें और चीजें हैं, पॉइंट देख लेते हैं। इस अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। अभी बताया था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था। उसके बाद राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। 1919 में हमने देखा था कि राज्य में द्वैध शासन लागू हुआ था, और 1935 में राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। उसके बाद इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 में जो राज्य सचिव का पद नियुक्त किया गया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक पद का सृजन हुआ था, जो था भारत का राज्य सचिव। उस राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। इस अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हुआ, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। उसके बाद इसमें जो 1858 का अधिनियम था, जिसमें राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था, अब 1935 में उस राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम में हुई थी। तो पॉलिटी के चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अभी के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम में इतना ही है। तो 1935 भारत शासन अधिनियम कंप्लीट हो गया है। जितनी भी चीजें थी इम्पोर्टेंट 1858 से लेके 1935 तक, वो सब इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं। जो क्वेश्चन यूपीएससी में बना है 2022 में, उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।